देखिए भैया, सेल्फ इंडक्शन सब में करा दिया ना, सेल्फ इंडक्शन हो गया ना सब में। चलो भैया, तो म्यूचुअल इंडक्शन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब म्यूचुअल कोई बात नहीं, जिसके में हो गया उसका रिवीजन हो गया, जिसका न्यू हुआ है तो उसका रिवीजन दूसरे तुम्हारे बैच में कराया था म्यूचुअल इंडक्शन, और शाम को 6 बजे वाले में भी पूरा खत्म करा दिया था, है? देखिए भैया, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है आपके याद है? सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि अगर मान लीजिए एक कॉइल है आपकी, ठीक है, एक कॉइल है और उस कॉइल के थ्रू वेरिएबल करंट हमने डाल रखा है। कैसा करंट है? वेरिएबल करंट से कॉइल का क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था। और जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो कॉइल उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए क्या लाती थी? इंड्यूस ईएमएफ, ताकि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे? सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते थे? चलो अब मैं क्या करता हूं, पड़ोस में एक दूसरी कॉइल रख देता हूं, कॉइल नंबर 2, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल करंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? वेरिएबल। और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब इसके संपर्क में आएगी तो इसका फ्लक्स कैसा होगा? वेरिएबल। जब इस वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए ये अपने अंदर से इंड्यूस, अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो अगेंस्ट में ईएमएफ आएगा, और फ्लक्स कम हो रहा होगा तो फेवर करेगा। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से इसमें पोलैरिटी आएगी, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ताकि ये फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके? अपोज कर सके। अब आप देख रहे हो करंट किसी और कॉइल में, लेकिन इंडक्शन प्रोसेस किसी और कॉइल में हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? ठीक है भैया, यहां लिखा हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल। कह रहा भैया दूसरी कॉइल का, दूसरे कॉइल के अंदर करंट है जो कि कैसा है भैया? वेरिएबल है। वो वेरिएबल करंट उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो सॉरी उस वेरिएबल करंट की वजह से जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, वो कैसी है? वेरिएबल। और वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी कॉइल के संपर्क में जाती है तो उसका फ्लक्स चेंज करती है। फ्लक्स चेंज होती है तो उसके अंदर क्या आता है? फ्लक्स को अपोज, चेंज को अपोज करने के लिए उसके अंदर क्या आता है? इंड्यूस ईएमएफ। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं भैया? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? यहां पर पहली कॉइल के अंदर करंट है, किसके अंदर करंट है? लेकिन इंडक्शन किसका हो रहा है? दूसरी का। ठीक है भैया, इसको म्यूचुअल कहते हैं। ऐसे ही मैं दूसरी कॉइल के अंदर करंट डालूंगा तो इंडक्शन किसका होगा? पहली का। समझ गए भैया? अब बड़ा आसान है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वही लिखा हुआ है। कह रहा म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ, इसका करंट चेंज हो रहा है लेकिन ईएमएफ कहां पे आ रहा है? इस कॉइल के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? लाइट ऑन कर दिया, अंधेरा सा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, चलो इसकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, ये इसके कॉइल के अंदर कौन सा करंट है? I1। इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? V1। करंट कैसा है? वेरिएबल, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब इसके थ्रू जाएगी तो φ2 का, दूसरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। वो कैसा होगा? वेरिएबल। और इस वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए कौन आएगा? इंड्यूस ईएमएफ। और इसका जो इसका क्या हो रहा है? किसका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है? सेकंड का। किसकी वजह से? इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ गए? M21 का मतलब हो गया म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है भैया, अब बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं भैया? ये जो फ्लक्स है दूसरी कॉइल का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहली कॉइल के करंट के। बोलो हाँ। करंट बढ़ेगा तो दूसरी कॉइल का फ्लक्स भी बढ़ेगा, करंट घटेगा दूसरी कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। तो φ2 इक्वल्स टू में यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो होता है आपका M21, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और यहां पे क्या आएगा? I1। ठीक है भैया, आपको पता है ये I1 कैसा है? वेरिएबल। क्या है? तो ये क्या होगा? वेरिएबल। जब ये वेरिएबल होगा तो क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी φ2 अपॉन में, φ2 अपॉन में dt। ठीक है भैया, यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो माइनस M21 बाहर आ गया, अंदर क्या होगा? di1 अपॉन में dt। ये इंड्यूस क्या हुआ? ईएमएफ आ गया। अगर आपको इंड्यूस करंट निकालना है यहां पर तो R इसका रेजिस्टेंस लेंगे। रेजिस्टेंस किसका होगा?
R2, तो करंट क्या होगा I2 क्या होगा E2 अपॉन में R2, E2 कितना रखा है M21 और DI1 अपॉन में DT अपॉन में क्या हुआ R2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया पहली दूसरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, सब कुछ समझ में आ गया, नीचे का रखा सारा का सारा देख लेना वहां से। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कॉइल ले रहे हैं। दूसरी कॉइल के अंदर क्या कर रहे हैं भैया, करंट किसके अंदर बदल रहा है, दूसरी कॉइल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किसकी बदल रही है, और पड़ोस में रखी हुई कॉइल का फ्लक्स क्या रहा है, और फ्लक्स किससे चेंज हो रहा है, फ्लक्स किससे चेंज हो रहा है, पहली कॉइल का। तो इंड्यूस ईएमएफ किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। और म्यूचुअल इंडक्शन किसका हो रहा है, पहले का, किसकी वजह से, दूसरी की वजह से। तो बाय ऑब्जर्वेशन जो भैया पहली का फ्लक्स चेंज हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी के करंट पे। कोई दिक्कत तो नहीं है, करंट बढ़ेगा उसका तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगा दूसरी का, ठीक है भैया। तो φ1 इज इक्वल्स टू में किसका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, पहली का, किसकी वजह से, तो M12 लिख देंगे I2, ठीक है भैया। तो ये कैसा है, ये वेरिएबल है, क्या है ये वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा वेरिएबल है, तो क्या आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, किसके अंदर आ रहा है, पहली के अंदर, सॉरी दूसरी के अंदर आ रहा है, दूसरी के अंदर D φ2 अपॉन में, अच्छा पहली के अंदर आएगा ना, पहली के अंदर D φ1 अपॉन में dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -M12 DI2 अपॉन में dt आ गया ईएमएफ। इफ सर्किट इज क्लोज्ड एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो करंट क्या आएगा E1 अपॉन में, यार इसलिए नहीं बंद करता मैं, E1 अपॉन में R1, E1 की वैल्यू निकाल दी मैंने, समझ गए भैया, I1 आ गया है कुछ खत्म हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्शन की एसआई यूनिट भी क्या होती है, हेनरी, क्या होती है, ठीक है भैया। डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह तो बच्चों वाली बात है, वो आप निकाल सकते हो, खत्म हो गया। अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है दो कॉइल के बीच का, वो डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव पोजीशन। अगर इस तरीके से रखे होंगे, एक कॉइल ऐसी एक कॉइल ऐसी, ऐसा, तो भैया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, मान लीजिए M1 हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कॉइल एक ऐसी रखी हुई है दूसरी ऐसी रखी हुई है, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो रहा है M, और दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप्ड है, क्या है, आप ये पढ़ोगे ट्रांसफार्मर में, कहां पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर में, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो रहा है M3, समझ गए। तो भैया कह रहा है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, क्योंकि दोनों कॉइल है, वही तो कॉइल है, बस उनको अलग अलग तरीके से रखा गया है, तो अलग अलग तरीके से रखे से उनका म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा इस केस में होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर में ये वाली बाइंडिंग यूज की जाती है। इस बाइंडिंग का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, ट्रांसफार्मर। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे नंबर पे होता है, इसका इस्तेमाल हम समझाने के लिए करते हैं क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा साफ रहता है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि सबसे कम म्यूचुअल इंडक्शन इसका होगा। अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन कम ज्यादा क्यों हो रहा है इस केस में, सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि इस केस में पहली कॉइल या दूसरी कॉइल जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, सबकी सब अगली कॉइल से तो पास करेगी, पर यही मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास करते हैं, इसलिए फ्लक्स भी क्या होता है, तो मैक्सिमम चेंज होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होता है, मैक्सिमम। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनाएगा ये मान लीजिए, तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उतना म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाएगा, और इस केस में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है इस पार्ट से, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। समझ गए भैया। तो मतलब अगर आप दो कॉइल के बीच की पोजीशन को चेंज करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर जो दूसरी कॉइल से लिंक करेगा वो क्या होगा, वेरी कर जाएगा, इसलिए उनका म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होता है, बदल जाता है। समझ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में नहीं है। आपको यह शो करना है कि मान लीजिए आपके पास दो पेयर ऑफ कॉइल है, दो पेयर ऑफ कॉइल है, प्रोवाइडेड दैट देयर लेंथ इज सेम, और उनका एरिया क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं भी सेम होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर दो ओवरलैप्ड है, दो ओवरलैप्ड कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा छोटे वाले पार्ट से ही कंसीडर की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी बड़े पार्ट से नहीं जाती। समझ गए। क्योंकि आपको पता है कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है, और कॉइल के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए दो कॉइल को आप ओवरलैप करते हो ऐसे करके, तो उनमें से जिसका एरिया सबसे कम होगा
मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन से पास कर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसी एरिया से पास करेगी। समझ गए भैया? तो आपको चाहिए एक का बड़ा एरिया, चाहिए एक का छोटा हो, तो आप किसको लोगे? छोटे वाले एरिया को, दोनों केस में। समझ गए? ओवरलैप होनी चाहिए, ऐसा नहीं किया लग रहा जैसे अभी तो यहाँ पे बना दिया मैंने, तो इस केस में तो आपका नहीं चलेगा। बाकी अगर ये ओवरलैप्ड होंगी तो इनमें से किसी का एरिया अगर छोटा भी है, दूसरे का क्या है? बड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले से पास है, तो मतलब इस वाली सोलिनॉइड से पास करेंगे। ठीक है? क्योंकि आपको पता ना कोर में इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। क्या होती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब रिलेटिव सेपरेशन मिनिमम। ठीक है? और मिनिमम कब होगा? जब इस वाले से पास करेंगे या छोटे वाले से। समझ गए? इसीलिए खैर ये जब होता है जब ओवरलैप होती है। मैंने ओवरलैप नहीं इसलिए नहीं किया ताकि डायग्राम आपका साफ बने और चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है? हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए, हमें प्रूफ करना है शो दैट पहली कॉइल का म्यूचुअल एडिक्शन जो दूसरी की वजह से हो रहा है और दूसरी कॉइल का म्यूचुअल एडिक्शन जो पहली की वजह से आ रहा है, दोनों आपस में क्या है भैया? बराबर है। ठीक है भैया? ना तो आपको इस केस में लेंथ चेंज करनी है, ना ही इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज करनी है। समझ गए? क्योंकि अगर आप पोजीशन को चेंज कर दोगे, ऐसे कर दोगे या उस तरीके से कर दोगे, तो म्यूचुअल एडिक्शन क्या होगा? बदल जाएगा। बताया था ना अभी पीछे। अब देखिए मैंने क्या किया, किसके अंदर करंट डाला भैया? पहली वाली के अंदर करंट डाला, तो इसका करंट बदला, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बदला, और इस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसका फ्लक्स भी क्या हो, क्योंकि इसका फ्लक्स बदलेगा, मैं म्यूचुअल पढ़ रहा हूं, इसका करंट बदला, मैग्नेटिक फील्ड बदला, तो पड़ोस वाली का फ्लक्स बदला। फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए इसके अंदर कौन आया? इंड्यूस ईएमएफ आया। अभी अपने को पता फाई टू इक्वल्स टू में दूसरे का फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी दूसरे का म्यूचुअल एडिक्शन हो रहा है। किसकी वजह से? पहली की वजह से। और करंट किसका होगा? पहली का। समझ गए भैया? तो यहां पर हमने M21 की वैल्यू निकाली, तो क्या हुआ? फाई टू अपॉन में, ध्यान दीजिएगा भैया, फाई टू किसका फ्लक्स है? अच्छा देखिए, किसका म्यूचुअल एडिक्शन हो रहा है? दूसरी का। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? पहले की। करंट किसका है? समझ गए? और फ्लक्स में जो नंबर ऑफ टर्न लोगे, फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? दूसरी का, तो नंबर ऑफ टर्न भी किसकी आएगी? दूसरी की। देखिए भैया दोबारा मैं बोल रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्शन अगर दूसरी कॉइल का हो रहा है, किसका हो रहा है? किसकी वजह से? तो करंट किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? नंबर ऑफ टर्न किसकी होगी? समझ गए भैया? और इंड्यूस ईएमएफ कहां पे आएगा? दूसरी में। समझ गए भैया? तो भैया हमने निकाला दूसरी का म्यूचुअल एडिक्शन किसके वजह से? पहली की वजह से। तो भैया फ्लक्स किसका होगा? दूसरे का। करंट किसका होगा? करंट भैया इसकी वैल्यू निकालो, तो ये क्या हुआ? फाई टू अपॉन में I1 ही तो होगा। चलो फाई टू, और एक बात ध्यान में, यहाँ पर कॉस नहीं लगाते क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बताया था ना आपको सोलिनॉइड के केस में। हाँ ठीक है। अब देखिए फाई क्या होगा? बना क्या होता है? B4 वो किसकी है? इधर से मेरे को देखना, यहां पर मत देखना। B4 मैग्नेटिक फील्ड वो किसकी होगी? नंबर ऑफ टर्न, एरिया कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है? तो मैंने क्या लिया? ए। क्या लिया? ए। अब B1 किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? पहले की। पहले की मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी? म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन में L। देखिए भैया B1 जो होगा वो एक्चुअल में ये होता है म्यू नॉट N1 I1। इसको आप लिखते हो म्यू नॉट कैपिटल N1 अपॉन में L I1। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया हमने ये तो किया नीचे, बी की वैल्यू दी म्यू नॉट कैपिटल N1 L I1, और ये रहा N2 और ये रहा A अपॉन में I1 से I1 क्या हुआ? कैंसिल हो गया भैया। म्यूचुअल एडिक्शन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या आया? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। समझ गए भैया? यहाँ पे लिख रखा है भैया सारा। ठीक है? डिटेल में लिखिए। अब हम क्या करें? दूसरी पहली कॉइल का म्यूचुअल एडिक्शन कर रहे हैं। करंट किस में देना पड़ेगा? दूसरी के अंदर। किसके अंदर? म्यूचुअल एडिक्शन किसका होगा? पहली का। चलो देखते भैया। नहीं, इसके बाद भी एक टॉपिक है जिसका नाम है एडी करंट। क्या है? एडी करंट। ये आपको नहीं कराया था ना बाकी किसी बैच में? ये प्रूफ करा देते बराबर। अब पागल है क्या? एडी है। अरे ये नहीं प्रूफ कराया मैंने M12 बराबर में M21। सुबह कराया था, शाम को नहीं कराया, दोनों बैच में। ना तुम्हारे बैच में कराया।
एक ही बैच में करा, वही मॉर्निंग वाले में, ठीक है। देखिए भैया, बेटा रिवीजन हो रहा है, गलती नहीं की तूने आके भी, जो बोल रहा है तो उससे मुझे पता तू यही बोल रहा है, गलत आ गया मैं, ये बोल रहा ना, बोल बोल रहे है यही, पिटेगा लेकिन ये। देखिए भैया, अभी अपने को प्रूफ करना है दूसरी कॉइल का म्यूचुअल, दूसरी का प्रूफ, पहली का सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है पहली का फ्लक्स किसके, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी करंट, म्यूचुअल एक्शन किसका हो रहा है, पहली का, किसकी वजह से, आपको इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगा, 5 अपॉन में I2, तो भैया 5 किसके बराबर होगा, बना के किसके बराबर होगा, तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरी की, नंबर ऑफ टर्न किसकी होगी, एरिया कॉमन लेंथ, समझ गया। तो भैया V2 अपने को पता ही है, म्यू नॉट N2 I2, स्मॉल n2 की वैल्यू कैपिटल N2 अपॉन में L होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। I2 से I2 क्या हुआ, कट मर गया, तो भैया ये आ गया, ये यही तो ऊपर वाला भी आया था, इसका मतलब M12 बराबर में, ये भैया 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच होता है, ठीक है भैया, 5 नंबर में बोर्ड में पक्का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो भैया, देख लेना। देखिए, ये मैंने किसी बैच में नहीं कराया था, मॉर्निंग बैच को छोड़ करके, लॉजिक बिहाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है भैया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या आता है, कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हो, तो रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने से होता क्या है, इंड्यूस ईएमएफ आता है ना उसके ऊपर, और अगर सर्किट क्लोज होता है तो करंट भी आता है। लेकिन आता क्यों इंड्यूस ईएमएफ, फ्लक्स चेंज होना लॉजिक थोड़ी ना है, वो तो रट्टा हो गया ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, उसका लॉजिक कुछ और होता है। देखिए लॉजिक क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किससे दी जाती है, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन किससे देंगे, फिर से पूछूंगा, रुक जा, रिलैक्स, क्यों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किससे दी जाती है, इधर आ जाओ। हाँ, क्या कह रहा है ये, आई क्या, आ जाओ, अरे हम कब आ जाओ, तेरे हम कब से आ जाओ, आ जाओ इधर आ। किससे दी जाती है, एन कैप से, इधर आ जाओ। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, और राइट हैंड पाम रूल क्या होता है बता, ये किसके लिए होता है, बैठिया, क्या कहता है भैया, बता, क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आ कहता है, आ है ये लेफ्ट हैंड रूल, पहले मेरे को दिखा कैसा होता है लेफ्ट हैंड रूल, अब बता, लेफ्ट तो तेरे, हाँ ठीक है, लेफ्ट तो वो तेरा, हाँ बता कैसे होता है, ये 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 होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, फादर, ये क्या है, ये क्या है, F4 M4 C4, ठीक है भैया। राइट हैंड पाम रूल भी बताया था मैंने आपको, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल क्या था, तू बता दे बेटा, हंस रहा है, राइट हैंड पाम रूल बता, ये क्या है, ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, ये ये क्या है, ये फोर्स है, ये क्या है, क्या है ये फोर्स, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, आ जा। तो बता, तू बहुत उछल रहा था ना भी, बता,
पता ये क्या है? ये क्या है? उंगलियां। हाँ? अबे ये क्या कर रहा है? ये क्या है? राइट हैंड पाम रूल ऐसा होता, पाम कैसा होता है? ऐसा होता ना। ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये क्या है? ये करंट है, फोर्स है। जतिन बता, ये क्या है? ये फोर्स, ये करंट, ये भाई कुछ बता दे बात। चल बता दो, देखिए भैया, ये क्या भैया? 4-5 क्या होती है? 4-5 चीजें क्या होती है? फील्ड ही हो सकती है भैया। ये रहता क्या था? फोर्स था। ये करंट भी बोल सकते हो, या मोशन ऑफ कंडक्ट, जो भी आपकी बॉडी है मोशन कर रही है उसकी डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है भैया, चलो खैर छोड़ो। ठीक है भैया, ये करंट हो सकता है वैसे। अरे करंट हो सकता है, या फिर आप मोशन ऑफ, सॉरी, हाँ करंट ही तो है ये, कोई दिक्कत, करंट भी बोल सकते हो वैसे। जो ओए भाई प्लीज, अब देखिए लॉजिक बिहाइंड, जब आप एक कंडक्टर को मूव करा रहे हो, कहां जब मूव करा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड। रॉड को कहां मूव करा रहे हो? लेफ्ट साइड में। कहां मूव करा रहे हो? लेफ्ट साइड में। जब आप इस रॉड को लेफ्ट साइड में मूव कराओगे, ध्यान दीजिएगा भैया, तो लेफ्ट साइड में मूव कराओगे तो इसके चार्ज पार्टिकल भी कहां मूव करेंगे? रॉड है, मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड के अंदर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस रॉड के साथ वो भी मूव करेंगे। रॉड कहां मूव कर रही है? लेफ्ट में। तो उन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा? आप बताओ। अगर ये रॉड लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उन जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हैं उनके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? उधर मत देखो, नकल मत मारो, मुझे देखो और बताओ। है? अरमान कैसे लगा? इनवर्ड फोर्स, फोर्स, फोर्स इनवर्ड। अब कितने फोर्स लगा रहा है? क्या कैसे लगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक ये तो था। और मैग्नेटिक कैसे लगेगा? इलेक्ट्रो वो तो देख लिया तूने, मुझे बता उसमें। अब बता इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लगेगा, अब मैग्नेटिक क्यों लगेगा, ये भी बता। बता। अब भाई मैं वो नहीं पूछ रहा रूल राल, मैंने रैप्टे इसलिए मारा रूल पूछने में, क्योंकि भैया रूल तो बताओ निशी कम से कम। अब जो पूछ रहे हो तू ही बता देने, बता। इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, और क्यों मूव करेगा, और कब तक मूव करेगा? कहां जा रहा है तेरे? ये ऐसे तो चल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा बता। देखिए भैया सुन लीजिए, ओए छोड़ो। कंडक्टर कहां मूव कर रहा है? लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रॉन भी कहां मूव करेंगे? लेफ्ट में। इलेक्ट्रॉन की मोशन कहां होगी? लेफ्ट में। कहां हो गई? लेफ्ट में। ठीक है, अब लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन की मोशन हो गई, ठीक है, समझ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो भैया अपने लेफ्ट हैंड रूल को खोलिए, या फिर एक काम करो ना, छोड़ो, मैं सीधा पाम रूल यूज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। कंडक्टर की मोशन कहां हो रही है? लेफ्ट साइड में। तो थंब को कहां कर दो? लेफ्ट साइड में। ठीक है भैया, तो जो आपका पाम है वो कहां नीचे लग रहा है? नीचे लग रहा है। लेकिन ये रूल किसके लिए अप्लाई होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए होता है? नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रॉन के लिए, देखिए प्रोटॉन के लिए फोर्स नीचे लग रहा है यहां पर, लेकिन हमें पता है कंडक्टर के अंदर कौन फ्री रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगेगा प्रोटॉन के या पॉजिटिव चार्ज की उल्टी डायरेक्शन में। तो दोबारा देखिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, तो थंब को ऐसे कर दो, तो पाम कहां जा रहा है आपका? नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए कहां जाएगा? ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन देखिए भैया, पहले ये कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल था। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन पे अब फोर्स लगने लगा कहां? ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले हर जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगे, ऊपर, और नीचे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, बोले तो पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठा होंगे तो ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सेटअप हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, इलेक्ट्रॉन कहां चलता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ना, इलेक्ट्रॉन कहां चलता है, उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पहले कहां जा रहा था, अरे इस डायग्राम में बताओ ना, इलेक्ट्रॉन पहले कहां जा रहा था, अब अच्छा मैं फोर्स कहां लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, नीचे को, अब तो ऊपर क्यों भाग रहा फिर वो, अबे पागल है क्या, मेंटल। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लग रहा है, मैंने ये बोला। तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इस जगह से उठ करके ऊपर चला गया, ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नीचे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज देखिए भैया, अब ये एक साइड क्या बन गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये साइड क्या बन गया, अगर सर्किट क्लोज है और यहां पर लगा दो बल्ब तो क्या हो जाएगा भैया, बल्ब जल जाएगा, बल्ब आपका जल जाएगा। लेकिन अब एक चीज देखिए, जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने की वजह से यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो भैया बीच में सेटअप हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जा रही है, नीचे से ऊपर, और इलेक्ट्रॉन भी कहां जा रहा है, नीचे से। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऊपर जाने नहीं देगी। स्टार्टिंग में जैसा कि हमें पता है, स्टार्टिंग में क्या था कि यहां पर कम पॉजिटिव था, यहां कम नेगेटिव था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वीक थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग था। मैग्नेटिक फोर्स क्या था, बीक्यूवी। एक इलेक्ट्रॉन पे स्टार्टिंग से ही दो फोर्स लगने लगे। स्टार्टिंग से क्यों लगे, सुन लीजिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आया, बीच में क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक नीचे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लग रहा होगा, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थी तो फोर्स भी क्या होगा, वीक होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कहां जाते रहेंगे, ऊपर। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ता रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती रहेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसपे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, और वहां पर इसका चार्ज होना क्या होता है, बंद हो जाता है। उससे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ अब नहीं आ सकता। ये सैचुरेशन पॉइंट होता है। ये क्या होता है, दोबारा सुनिए इस चीज को। जब मैंने कंडक्टर को मूव कराया लेफ्ट साइड में तो इलेक्ट्रॉन पे राइट हैंड पाम रूल की वजह से फोर्स नीचे लग रहा था, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। इलेक्ट्रॉन नीचे वाले हैंड से उठ करके कहां जाएंगे भैया, ऊपर वाले हैंड की तरफ, धीरे धीरे नीचे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर क्या होगा, ऊपर उसको कौन ले आ रहा था, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या थी, बीक्यूवी। लेकिन नीचे कौन खींच रहा था, क्योंकि आपको पता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन में चलने नहीं देती, हमेशा इलेक्ट्रॉन को उल्टी डायरेक्शन में खींचती है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक वीक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आपको और चार्ज करना है इसको, चलो पहले अभी बताता हूं, पूरी बात कर लेता हूं। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होते हैं, जाते रहते हैं, इधर नेगेटिव बढ़ता रहता है, इधर पॉजिटिव बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती रहती है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, और मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। अब फर्दर चार्ज नहीं हो सकता। अगर आपको दोबारा चार्ज करना है तो क्या कर सकते हो बताओ, नहीं। अब आप क्या करो, कंडक्टर की वेलोसिटी बढ़ा दो, जिसको आप मूव करा रहे हो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो उतना ही था, तो ये भैया फिर कहां जाएगा, ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ी देर तक फिर होगा चार्जिंग, उसके बाद फिर क्या होगा, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर स्ट्रांग हो जाएगी वो फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन को ऊपर की जाना बंद कर देगी। ठीक है भैया। तो जब तक आप कंडक्टर को मूव कराते रहते हो तब तक ये भैया चार्जिंग वाला प्रोसेस रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब देखो, जब अभी मूव करा रहे हो करंट आ रहा है, मूव करा रहे हो जनरेटर चल रहा है करंट आ रहा है, जनरेटर चल रहा है करंट आ रहा है, क्योंकि ये लगातार होता रहता है, एक कांस्टेंट आपको ईएमएफ मिलता रहता है।
आपको कांस्टेंट क्यों मिलता है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी फिक्स है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? अब जैसे ही आप कंडक्टर को यहां से बल्ब जोड़ते हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चलते हैं और धीरे धीरे आता है, ये थोड़े धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन डिस्चार्ज तो होता रहता है, लेकिन साथ साथ में इसके मूव करने की से क्या होता है, चार्ज भी होता रहता है। समझ गया? क्योंकि जैसे डिस्चार्ज होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो दोबारा से क्या करेगा कंडक्टर को, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेज देगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये डिस्चार्ज भी होता रहेगा, चार्ज। आपने देखा होगा कि जनरेटर जो होता है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देता है आपको, इसलिए तो देता है क्योंकि उसका पंखा एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है। उस कांस्टेंट स्पीड से एक एंड क्या होता है, कांस्टेंट पॉजिटिव, एक एंड क्या होता है, कांस्टेंट नेगेटिव। जो डिस्चार्ज होता है वो क्या करता है, फिर दोबारा चार्ज होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही आप इसको रोकेंगे, मान लीजिए रोक दिए, जनरेटर रुक गया, लाइट क्या होती है, गायब। क्यों गायब होती है पता आपको? क्योंकि जैसे ही आपने इसको रोका तो वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी से कहेंगे इस पॉजिटिव से मिल जाएंगे, और बैटरी क्या होगी, जो आपकी बैटरी बनी है यहां पर, वो क्या होगी, खत्म, स्वाहा, खल्लास। ठीक है, सुनने में आते। तो यहां पे मैंने यही लिखा हुआ है थोड़ा सा, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेट टुवर्ड्स द ए साइड। ठीक है भैया, एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये चार्ज की लगातार इंक्रीज होती रहती है। जैसे ही आपका मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि ये जब प्रोसेस हो रहा था तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगी, पता है ना आपको। जहां प्लस चार्ज होता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जाती है। ठीक है भैया, जैसे ये दोनों बराबर हुए, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भैया, स्टॉप फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, और भैया डेंसिटी क्या होती है भैया, कांस्टेंट जाती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, और पोटेंशियल भी क्या आएगा, कांस्टेंट जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मान लीजिए आपने स्पीड को कम कर दिया, क्या कर दिया, लाइट कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। जैसे आपने स्पीड कम किया, ये वाला वेलोसिटी क्या होगी, कम, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, कम, तो इलेक्ट्रॉन कहां आता है, नीचे आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव क्या होता है, कम हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव भी क्या होता है, कम हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है। बल्ब की ब्राइटनेस क्या होती है, डिम हो जाती है। ये भाई इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। ठीक है भैया, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अब यहां पर एक टॉपिक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी कहां पे आती है, एनर्जी कहां पर आती है, तो ये वैसे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैंने चैप्टर नंबर उसमें भी करा रखा है, साथ में एसी में। ठीक है, तो और उसमें जनरेटर और ट्रांसफार्मर मैंने उसी में करा दिया, दो के दोनों ही। ठीक है भैया, क्योंकि दोनों टॉपिक एसी, चाहे इसमें कराओ चाहे इसमें कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं पर भी आप उनको भेज सकते हो। ठीक है भैया, तो अभी मैं आपको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी करा देता हूँ, आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से मॉर्निंग में करा दिया मैंने। ठीक है, और आपके बैच में भी करा दिया। ठीक है, तो अभी मैं करा देता हूँ, आसान टॉपिक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, पहले मैग्नेटिक एनर्जी देख लेते हैं, डेंसिटी छोड़ो, मैग्नेटिक एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो मैग्नेटिक एनर्जी होती क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी होती क्या भैया, तो देखिए भैया, जब भी आप किसी कॉइल का फ्लक्स वेरी करता है, तो फ्लक्स वेरी करने की वजह से उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। वो इंड्यूस ईएमएफ फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन आप फिर भी उसके अगेंस्ट में काम करते हो। जब उसके अगेंस्ट में काम करोगे तो आपको पता है, किसी भी चीज के अगेंस्ट में काम करने से उसके अंदर क्या आती है, सिस्टम के अंदर एनर्जी। जैसे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हो, पत्थर को उठाते हो, तो उसके अंदर क्या आती है, एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो तो उसके अंदर क्या आती है, एनर्जी। यानी किसी भी चीज के, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो यहां पर क्या आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी। क्या आएगी, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो यहां पर क्या आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी। अब देखिए भैया, ये सोलिनॉइड है, यहां से करंट क्या हो भैया, घट बढ़ रहा है, तो यहां का फ्लक्स भी क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। फ्लक्स घट बढ़ रहा है तो यहां पर क्या आएगा, ईएमएफ आ रहा है। क्या आ रहा है, और ये ईएमएफ होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट में आपने कितना वर्क किया किसी इंस्टेंट पर, तो भैया इंस्टेंट का वर्क क्या होता है, डीडब्ल्यू, और वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ इनटू में चार्ज। अरे वर्क का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल तो होता है।
और पोटेंशियल और ईएमएफ सेम ही होते हैं। तो मैं इंस्टेंट की बात करता हूं तो फिर क्या होगा, डीडब्ल्यू। चार्ज क्या होगा, डी क्यू। और ईएमएफ क्या है उस वक्त इंस्टेंट पर, ई। तो डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू ई। डी क्यू, तो भैया हमने क्या कर दिया भैया, डीडब्ल्यू। ई क्या है भैया बताइए आप, ई क्या होता है। अच्छा हाँ, अगेंस्ट में काम करो इसलिए क्या होगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, अगेंस्ट में काम करो इसलिए क्या आएगा, माइनस। अच्छा ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है एल, सिंगल कॉइल है ना, एल डी आई अपॉन में डी टी इंटू में डी क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं, ई की वैल्यू रख दी, ठीक है। अच्छा ये भी क्या होता है, माइनस ही होता है। इसके आगे भी क्या लगा होता है, माइनस। ये अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं इसलिए माइनस लगाया है, और ये ईएमएफ की वैल्यू रख रहा हूं इसलिए माइनस है यहाँ पे। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, अगले चैप्टर में डिटेल में कराऊंगा, अभी तो देख लीजिए, ठीक है। टाइम है थोड़ा सा इसलिए करा रहा हूं। इस डी को इस डी क्यू के नीचे ले आओ, तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा भैया आपका, ये हो जाएगा एल डी आई और डी क्यू अपॉन में डी टी। ये क्या होता है, करंट होता है। ये क्या होता है, करंट। तो डी डब्ल्यू क्या है आपका, एल आई डी आई। ये हो गया इंस्टेंट का वर्क। टोटल वर्क निकालना आपने, कुल कितना अगेंस्ट में वर्क किया। तो इंटीग्रेट डी डब्ल्यू का इंडिशन क्या होता है, डब्ल्यू। एल बाहर निकाल दीजिए, आई डी आई का इंडिशन होगा आई स्क्वायर अपॉन में 2। तो डब्ल्यू क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये वर्क हुआ, यही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। ये एल है भैया, इससे राइटिंग आज के साफ नहीं आती है। जो अपडेट हुआ ना, तो इसके अपडेट होने पर एकदम खराब कर दी इसने राइटिंग इसकी, ठीक है। पहले इतनी खराब राइटिंग तो नहीं आती थी इस पे लिखने पे भी नहीं। अब ऐसे बोर्ड पे लिखता हूँ तो अच्छी खासी आती है मेरी राइटिंग, समझ में आती है। इस पे नहीं आती सही से राइटिंग, क्योंकि इस पे वर्ड ही नहीं लिखे जाते कुछ भी। ऐसा लिख रहा हूँ तो साफ साफ आ रहा है, लेकिन कोई लिखूंगा तो ऐसे कटा किटा आएगा, ठीक है। मतलब कर्व ज्यादा चलने पे भरोसा रखता है इसका, ठीक है भैया। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा इसमें एक टॉपिक है एडी करंट, ठीक है। एडी करंट सुना है, अगले चैप्टर में करा दूंगा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन वहां पे आएगी, ठीक है। तो कल से एसी चालू होगा, कल से एसी चालू होगा। और कल की क्लास में कम से कम 5 या 6 डेरिवेशन करा दूंगा मैं एसी की, ठीक है। डेरिवेशन ज्यादा है ना, हाँ उसमें न्यूमेरिकल है। अब तू पागल हो गया क्या, चैप्टर नंबर 5 ना। अब एनसीईआरटी में 3-4 न्यूमेरिकल कुल है, मेरे से ज्यादा पता क्या तेरे को। दिखाइए बुक, लिखा निकाल बुक। नहीं नहीं दिखा मेरे को, अब देखना है। उसमें न्यूमेरिकल है, चौथे चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल है।